4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज हम जिन 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहले साइक्लोन दाना को लेकर है, जहां बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना देर रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। दूसरी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है, जहां भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है। पार्टी ने 15 दिसंबर तक नया अध्यक्ष चुनने का लक्ष्य रखा है। तीसरी खबर सलमान खान से जुड़ी हुई है, जहां सलमान खान को धमकाते हुए 5 करोड़ रुपए की डिमांड करने वाले शेख मौसिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं चौथी और अंतिम खबर आतंकी पन्नू को लेकर है, जहां सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने भारत से जान को खतरा बताया है। कनाडाई न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उसने कहा कि अमेरिका में भारत सरकार के इशारे पर उसकी हत्या की कोशिश की गई है। तो पहली खबर चक्रवाती तूफान दाना से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी होगा। तटीय इलाकों में इस वक्त 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। तूफान ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे चलेगी। तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। तटीय इलाकों पर 20 सेमी बारिश हो सकती है। भद्रक, केंद्रपाड़ा सहित कुछ स्थानों पर 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 5 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक 16 घंटे करीब 300 फ्लाइट्स कैंसिल रहेगी। इधर साउथ ईस्ट रेलवे में 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, ईस्टर्न रेलवे ने 190 और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी है। कुल 552 ट्रेनें रद्द की गई है। ओडिशा ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात कर दी गई है। तूफान से प्रभावित 14 जिलों की जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको 25 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। इन जिलों में सभी टूरिज्म पार्क के साथ ओडिशा हाईकोर्ट को भी 25 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और प्रशासन की तरफ से लगातार निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम तैयारियां की गई है। देखिए, आज ये सवेरे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है और शाम में, रात में और अर्ली सवेरे के बीच में ये लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए जो उड़ीसा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। We are fully geared up for the cyclone. We have 182 teams of the fire and rescue services of Odisha, which is nearly about 2,000 people, and we will cover all the 14 districts which will be affected. But actually, the districts which are more impacted, we have more people there. Besides, we have about 20 teams of the NDRF. They are a specialized organization. Though all of us have similar equipment profile, then we have they will be about 500 people. आज हमारे 2-3 लेवल पे रिव्यू मीटिंग हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे तरफ से भी बहुत सारे रिव्यू लिए गए हैं। यहाँ पे जो कलेक्टर सर थे उन्होंने भी रिव्यू लिए हैं। तो हमारे जितने भी साइक्लोन सेंटर है वहाँ पे अभी लोगों को इवैक्यूएट करना आज मॉर्निंग से ही शुरू हो गया है। शाम 4 बजे तक हमारे करीब 25 से 30 हजार के बीच हमारा इवैक्यूएशन हो चुका है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान कितना ज्यादा खतरनाक है, इसे हम तफसील से जानेंगे। हमारे साथ आईएमडी की डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा महंती जी जुड़ गई है।
मैम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तूफान दाना है ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है, एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो वहां पे तमाम ट्रेनों और फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, तो इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है? सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी दाना है, नॉर्थ वेस्ट एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में है। उसका मूवमेंट लास्ट 6 घंटे में 13 किलोमीटर पर आवर में गति कर रहा है। अभी फिलहाल वो 180 किलोमीटर दूर में है, पारादीप से साउथ ईस्ट तरफ है, और धामरा से 210 किलोमीटर दूरिया में है, और सागर आइलैंड में 270 किलोमीटर साउथ में है। एंड इसका मूवमेंट मोस्टली नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा और क्रॉस करेगा उड़ीसा कोस्ट एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट बिटवीन पुरी एंड सागर आइलैंड, बहुत क्लोज टू भितरकनिका एंड धामरा। आज मिडनाइट से शुरू करके कल सुबह तक अंदर में सुबह तक में वो क्रॉस करेगा। जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्रॉस करने का टाइम में उसका विंड स्पीड रहेगा 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर। अभी जो विंड स्पीड हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज लैंड में दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखेंगे तो 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर। मैम सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस वक्त तूफान आएगा उस वक्त आम व्यक्तियों को, आम लोगों को किन सावधानियों को बरतनी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? मोस्टली जो सरकार जो गाइडलाइन इश्यू कर रहे हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सरकार जो एक्शन ले रहे हैं उनको भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। और सेफ प्लेस के लिए जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, जैसे हमारा मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कटक, ये लोगों को सेफेस्ट प्लेस में जहाँ सरकार ले रहे हैं उनको उधर जाना चाहिए और खुद को घर का अंदर में रखना चाहिए, बाहर ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि रात में उसका एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगा। और खुद को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। बारिश रहेगा, तेज हवा चलेगी, बाहर जैसे ट्री का ब्रांच गिर सकता है, कुछ पेड़ भी खुद अप्रूट हो सकते हैं, तो इसलिए बेहतर रहेगा कि वो अंदर रहें, बाहर ना निकले। जो पीक एक्टिविटी जब रहेगा रात को। ये बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने दी है, लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए। तो बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराने वाला है और इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। रेस्क्यू टीमें भी तैनात कर दी गई है और साथ ही फ्लाइट्स और ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। तो दूसरी खबर में बात करेंगे जो कि भाजपा से जुड़ी हुई है। भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है। पार्टी ने 15 सितंबर तक नया अध्यक्ष चुनने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश संगठनों से कहा गया है कि दिसंबर से पहले हफ्ते तक अपने यहां संगठन चुनाव पूरे कर लें ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की संवैधानिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो वाजपेयी सरकार के दौरान दक्षिण भारत से 3 शख्स राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ये हैं बंगारू लक्ष्मण, जूना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू। पीएम मोदी के 2 कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर और पश्चिम भारत के रहे हैं। तो फिलहाल भाजपा के दक्षिण के दिग्गज नेताओं में कई ऐसे नेता हैं जिनको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी जुड़ गए हैं। विपिन जी, वो कौन से नाम है, यदि दक्षिण भारत से किसी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया जाएगा भाजपा में, तो वो कौन से नाम है जिनको की स्थान दिया जा सकता है? देखिए रोहित जी, नाम तो कई हैं। अगर हम बात करें, जी किशन रेड्डी भी हैं, प्रहलाद जोशी जी भी हैं जो अक्सर नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखाई देते हैं, और के अन्नामलाई हैं, निर्मला सीतारमन है, और के ईश्वरप्पा हैं, एल मुरुगन है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि जो भाजपा का अध्यक्ष बनता है उसका 3 साल का कार्यकाल होता है, और 2 मर्तबा तो वो कार्यकाल दोबारा चयन हो सकता है उनका, लेकिन तीसरी बारी नहीं हो सकता। तो अगर हम पीछे इतिहास में जाएं
कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जब अध्यक्ष थे तो 3 मर्तबा वो रहे, अलग अलग उनके कार्यकाल रहे, सक्सेशन में रहे नहीं। लेकिन वही बात है राजनाथ सिंह जी की भी, तो वो भी 2 मर्तबा रहे हैं भाजपा के अध्यक्ष। और अमित शाह जी की बात करें, 6 साल का कार्यकाल रहा है उनका। तो यहाँ पर देखिए, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल, लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वही एक उम्मीद भी देता है और प्रेरित करता है अपने बाकी संगठन को। तो यहाँ पर भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है और यहाँ पर हर एक मंच पे ये लोग तवज्जो देते हैं कि कैसे संगठन को मजबूत करा जाए। तो यहाँ पर ये जो बड़ा दिलचस्प मोड़ पे आ गया, क्योंकि ये जो इनका कार्यकाल, जगत प्रकाश नड्डा, उनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उनको फिर उसकी अवधि को बढ़ाया गया। और ये इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि 2024 के चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, अपने पे इनको पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तो ऐसा जब नहीं हुआ तो एक कारण वो भी है कि जिसके कारण इनका कार्यकाल बढ़ाया गया और उस जो एक इन्होंने नया अध्यक्ष का चयन करना था उसको स्थगित कर दिया गया, कि ये थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन अब उन्होंने एक डेडलाइन रखी है कि 15 दिसंबर तक जो एक लक्ष्य सामने रखा है कि तब तक इनका नए अध्यक्ष का चयन हो सकता है। और इसके पीछे भी बहुत एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल, रणनीति के तहत ही ये किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विपिन शर्मा जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है। पार्टी ने 15 दिसंबर तक का लक्ष्य रखा है और इसके दरमियान नए अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। तो तीसरी खबर में बात करेंगे जो कि सलमान खान से जुड़ी हुई है। सलमान खान को धमकाते हुए 5 करोड़ रुपए की डिमांड करने वाले शेख हुसैन शेख मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई की वर्ली पुलिस ने इसे झारखंड के जमशेदपुर से अरेस्ट किया है। आज इसे ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड से मुंबई लाया जाएगा। जमशेदपुर के सब्जी बेचने वाले शेख हुसैन शेख मोहसिन ने ही पिछले हफ्ते मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप कॉल करके फिरौती मांगी थी। उसने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया था। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि पुलिस ने संदेश भेजने वाले का पता लगाने के लिए तुरंत जांच शुरू की। इस बीच मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उसी मोबाइल नंबर से एक माफी वाला मैसेज भी मिला। पुलिस ने झारखंड के उस नंबर का पता लगाया और आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम भेजी। इसी बीच मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उसी मोबाइल नंबर से एक माफी वाला मैसेज भी मिला। पुलिस ने झारखंड के उस नंबर का पता लगाया और आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम भेजी। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरी मैसेज में लिखा था, इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है तो उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी होगी और उसके लिए 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल सलमान खान का किया जाएगा। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने भारत से जान का खतरा बताया है। कनाडाई न्यूज चैनल को दी इंटरव्यू में उसने कहा कि अमेरिका में भारत सरकार के इशारे पर उसकी हत्या की कोशिश की गई। पंजाबियों के लिए अलग देश मांगने पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। इसके बावजूद वह खालिस्तान के लिए रेफरेंडम बंद नहीं करेगा। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने दावा किया था कि पन्नू की हत्या की साजिश में हरियाणा के रेवाड़ी का युवक विकास यादव भी शामिल है। अमेरिकी अदालत ने विकास यादव पर हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI का कहना है कि विकास भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ से जुड़े थे। तो भारत से खतरा बताने वाले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने 3 दिन पहले ही एयर इंडिया फ्लाइट्स में बम धमाके की धमकी दी थी और उसने कहा था कि लोग 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया में ट्रैवल नहीं करें। और हैरानी की बात यह है कि दूसरों को धमकी देने वाला आतंकी पन्नू अब खुद डरा हुआ है और वो कह रहा है कि भारत से उसकी जान को खतरा है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ गए हैं। बख्शी साहब,
जो दूसरों को धमकी देता है, जो कहता है कि भारत में एयर इंडिया में लोगों को सफर नहीं करना चाहिए, वो अल्टीमेटम देता है, अब वो खुद ही कह रहा है कि वो डरा हुआ है और भारत उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है और भारत की तरफ से उसको मारने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के भीतर। आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं पड़ रहा, काइंडली कुड यू रिपीट द क्वेश्चन? या श्योर सर। अभी आपको मेरी आवाज आ आपका रही है? वॉल्यूम बहुत कम है। अभी आपको सर मेरी आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है, प्लीज वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। इसको बढ़ाने की सर कोशिश करते हैं, और अगर आप तक मेरा सवाल पहुंच रहा होगा तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सर मैं ये पूछ रहा था कि आतंकी पन्नू ने भारत में कहा था कि अभी किसी को भी एयर इंडिया फ्लाइट्स में सफर नहीं करना चाहिए। उसने कहा था कि 1 से 19 नवंबर के बीच में एयर इंडिया में ट्रैवल ना करने की उसने अपील की थी। यानी कि भारत में धमकी देने वाला आतंकी पन्नू खुद डरा हुआ है और कह रहा है कि अमेरिका में उसको मारने की साजिश रची जा रही है भारत के द्वारा। देखिए, ऐसा है कि ये जो आतंकवाद पन्नू है, करता है, ये उसने एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट उड़ाया था कनाडा की गवर्नमेंट की मदद से, उसके एविडेंस भी हैं, उन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी और ट्रायल रन भी किया था एक्सप्लोजिव्स का। ये सारा का सारा भारत के खिलाफ साजिश है, इसको तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम घड़ी घड़ी पन्नू के ऊपर ही ये चर्चा करते रहे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत को जो अब करना है डायरेक्टली करना चाहिए। पन्नू और नो पन्नू, ये सारा गेम हमारी जो है सिर्फ कमजोरी दर्शाता है। अगर हम घड़ी घड़ी ये कहते रहे कि और पन्नू ने ये कहा कि कोई ट्रैवल ना करे या ना करे, ये तो वो कहेंगे, वो पैसा कमा रहे हैं इसके लिए और उसका तो पॉलिटिकल एम है कनेक्टेड विद रेडिकल रिलीजन। जो उसका जो उसने अपना सिखिज्म को रेडिकलाइज करा हुआ है वो उसका गेम है। तो उसका गेम फिर हमको भारत को कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमें वही कदम उठाना चाहिए जो उठाना है, नहीं तो हमारी छवि खराब होती है। अगर हम एक डरपोक नेशन की तरह बिहेव करेंगे, हम इस समय हम पन्नू को का जिक्र करना हमें बंद कर देना चाहिए। जितना हम पन्नू को मीडिया में जिक्र करेंगे उतना वो माइलेज देता है। लेकिन ये अहम सर इसलिए भी हो जाता है कि जिस प्रकार से करना है उसके खिलाफ काम करिए सर, लेकिन अमेरिका की FBI कहती है, वहां के अदालत के द्वारा ये कहा जाता है कि इसमें भारत का हाथ है। तो ऐसे में ये मामला काफी संगीन हो जाता है कि अमेरिका के द्वारा भी इन अपराधियों को, इन आतंकवादियों को बैक सपोर्ट दिया जा रहा है। तो हमें अमेरिका को डायरेक्टली बोलना चाहिए और डायरेक्टली स्टेटमेंट आनी चाहिए एट द राइट लेवल। व्हाई एट द मीडिया लेवल? इट शुड बी एट द गवर्नमेंट लेवल डायरेक्टली। उस स्टेटमेंट को आप ब्रॉडकास्ट करिए, बिल्कुल जो स्टेटमेंट आती है। बख्शी साहब एक और चीज बहुत खास हो जाता है, स्टेटमेंट उसको ब्रॉडकास्ट करिए। बख्शी साहब एक और चीज बहुत खास हो जाता है कि किसी और को बोलना चाहिए। बख्शी साहब बार बार खालिस्तानी आतंकी कहा जाता है, लेकिन सवाल तो यह है कि खालिस्तान जैसी तो कोई जगह ही नहीं है, फिर इसे खालिस्तानी आतंकी क्यों कहा जाए? ये तो अमेरिकी आतंकी है, ये तो कनाडाई आतंकी है। ये इसको आप खालिस्तानी आतंकी कहना ही आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये कैनेडियन गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट की साजिश है। इन्होंने साजिश इसलिए की हुई है कि इनकी ओरिजिनल ड्रीम पूरी नहीं हुई, एक ऐसा स्टेट बनाने की जहां पे वो आ सके। बेसिकली वो क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते थे। अभी भी खालिस्तानियों को कन्वर्जन के लिए पैसा दे रहे हैं, अभी भी पंजाब में कन्वर्जन चल रही है। क्रिश्चियनिटी, क्रिप्टो क्रिश्चियन जो नाम दे लिया जाता है, अभी भी चल रही है। तो हम फिर आप इनको कनेडियन बेस्ड टेररिस्ट बोला जाए या अमेरिका बेस्ड, जहां पे भी रह रहे हैं। बिल्कुल, तो ये हमारा काम है, ये बोलना है। भारत की छवि खराब हो रही है इस समय। भारत को भी बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये अमेरिका या फिर कनाडा की तरफ से जो भी सपोर्ट मिल रहा है, भारत की नजरों में आतंकवादी है और इस पे जो भी एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया जाने वाला है, उसको लेकर भारत की नीति स्पष्ट है। भारत की नीति स्पष्ट हो या ना हो, उसको हम अनाउंस ही मत करें हम क्या एक्शन ले रहे हैं, और हम उसका पन्नू को अनाउंस ही ना करें। और अगर करना भी है तो करेंगे कनाडा बेस्ड टेररिस्ट, कैनेडियन सिटीजन टेररिस्ट बोलिए, बेस्ड भी मत बोलिए। बिल्कुल, वो सिटीजन है तो बात ही खत्म होती है। हमें वो कहना चाहिए, हम कह नहीं रहे हैं। तो ये सारा ये बात होती है
जब तक आप खुद नहीं दर्शाओगे कि आप बेधड़क कदम उठाएंगे, दुनिया वाले यही सोचेंगे कि आप डर डर के और फूक फूक के पानी पी रहे हैं, वो यही सोचेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, छवि के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल सही बात है सर, और बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है और आतंकी आपको विजयपुर ले चलते हैं, जहां डॉक्टर मोहन यादव एक सभा को संबोधित कर रहे हैं।